लिए BPCS 186 सब्जेक्ट कोड लाई हूँ, जिसका टाइटल है तनाव प्रबंधन। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सेलेक्टेड जो 5 इयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs हैं उसे पिक किए गए हैं। यह वीडियो इग्नू जून एंड दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो फुल एनर्जी के साथ चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक के बाद एक सभी प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तनाव के विभिन्न स्रोतों प्रकारों को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो बेसिकली इसमें हमें पहले जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसके बारे में बताना है और उसके प्रकार क्या क्या हैं और स्रोत कैसे हैं उसे उदाहरण के साथ बताना है। तो तनाव या स्ट्रेस वह मानसिक एवं शारीरिक अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति पर किसी प्रकार का दबाव या चुनौती आती है। तो तनाव या स्ट्रेस जो वो क्या है, वो एक मानसिक और शारीरिक अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति पर किसी प्रकार का दबाव या फिर चुनौती आता है। तनाव हर व्यक्ति के जीवन का सामान्य भाग है। यह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। तनाव के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। अब हम तनाव के प्रकारों को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला है हमारा सकारात्मक तनाव। तो जो सकारात्मक तनाव है वो बहुत ही लाभदायक तनाव होता है जो व्यक्ति को प्रेरित करता है। तो सकारात्मक तनाव कैसा होता है? लाभदायक होता है जो व्यक्ति को प्रेरित करता है, जैसे परीक्षा की तैयारी, नई नौकरी की शुरुआत आदि। मतलब जब भी हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस समय भी हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन वो जो है एक हमारे लिए बेनिफिट ही होता है, इसलिए उसे एक सकारात्मक तनाव कहा गया है। उसके बाद है दूसरा हमारा नकारात्मक तनाव, डिस्ट्रेस। यह हानिकारक तनाव है जिससे चिंता, डर और निराशा बढ़ती है। तो नकारात्मक तनाव कैसा है? वो हानिकारक है। इससे क्या होता है? चिंता, डर और जो निराशा है वो बढ़ता है, जैसे कि असफलता, आर्थिक समस्या या फिर पारिवारिक विवाद। अब उसके बाद है अल्पकालिक तनाव, मतलब ऐसा तनाव जो थोड़े समय के लिए होता है, जैसा कि जब हम लोग इंटरव्यू या फिर जो भाषण देने से पहले घबराते हैं तो उसे हम लोग अल्पकालिक तनाव कहते हैं, जो बस एक थोड़े से ही लिमिटेड टाइम के लिए हमें तनाव होता है। उसके बाद है हमारा दीर्घकालिक तनाव। तो दीर्घकालिक तनाव से ही समझ सकते हैं हम लोग कि ये जो तनाव है ये बहुत लंबे समय तक होता है और कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक भी होता है। तो यह लंबे समय तक बना रहता है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, जैसे लगातार बेरोजगारी या पारिवारिक तनाव। उसके बाद है तनाव के मुख्य स्रोत, जिसमें से पहला हमारा पारिवारिक समस्या है। जब भी हमारे परिवार में झगड़ा वगैरह, जो जिम्मेदारी वगैरह होता है वो आता है तो उससे भी तनाव उत्पन्न होता है। फिर शैक्षिक दबाव, जैसे कि परीक्षा हो गया या फिर कम मार्क्स आए, आर्थिक समस्या में पैसों की कमी हो गई। उसके बाद कार्यस्थल का दबाव, अधिक काम या समय की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बीमारी या दुर्घटना, सामाजिक कार्य में प्रतिस्पर्धा या फिर अकेलापन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अधिक तनाव के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो अधिक तनाव जो क्या करता है? व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए तनाव को सही तरीके से समझना और उसका मैनेजमेंट या प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है, तनाव के किसी 3 प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। तो इसमें हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जो स्ट्रेस है उसके कोई 3 मॉडल्स का हमें बात करना है, उसके बारे में बताना है। तो तनाव को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिक ने कई प्रतिरूप मॉडल दिए। तो तनाव को समझाने के लिए कौन दिया? मनोवैज्ञानिक जो होता है उन्होंने ही 3 मॉडल दिए जो निम्नलिखित है, जिसमें से हमारा पहला है सामान्य अनुकूल संलक्षण। तो इसमें से पहला क्या है हमारा? सामान्य अनुकूल संलक्षण। तो आइए आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो यह प्रतिरूप हांस सेलिए द्वारा दिया गया है।
तो यह किसके द्वारा दिया गया है? हांस सेलिए द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार तनाव के प्रति शरीर 3 चरणों में प्रतिक्रिया करती है। तो ये जो मॉडल है इसके अनुसार क्या होता है, जो हमारा शरीर है वो 3 चरणों में प्रतिक्रिया करता है तनाव में, जिसमें से सबसे पहला है हमारा चेतावनी अवस्था या फिर अलार्म स्टेज। इस अवस्था में शरीर खतरे को पहचानता है और फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है। तो इस जो अलार्म स्टेज इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति है शरीर में जो खतरा आने वाला है उसको पहचानता है और एक फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया का उत्पन्न होता है जिससे। उसके बाद अगला है हमारा प्रतिरोध अवस्था। शरीर तनाव से मुकाबला करने का प्रयास करता है। तो दूसरा अवस्था में क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है वो तनाव से लड़ने का प्रयास करता है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा थकावट अवस्था। जो लंबे समय तक तनाव रहने पर शरीर थक जाता है और बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद है हमारा दूसरा मॉडल जो है संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप। तो दूसरा क्या है हमारा संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप। यह मॉडल लाजरस द्वारा दिया गया। तो यह मॉडल किसके द्वारा दिया गया? लाजरस द्वारा दिया गया। इसके अनुसार व्यक्ति पहले परिस्थिति का मूल्यांकन करता है कि वह खतरनाक है या नहीं है। तो इस मॉडल में व्यक्ति इसके अनुसार क्या करता है, परिस्थिति का मूल्यांकन करता है कि वो जो खतरा है, जो भी तनाव है वो खतरनाक है या नहीं। यदि व्यक्ति परिस्थिति को कठिन मानता है तब तनाव उत्पन्न होने लगता है। उसके बाद हमारा तीसरा मॉडल है लेन देन प्रतिरूप। तो इस मॉडल के अनुसार तनाव व्यक्ति और वातावरण के बीच का परिणाम है। जब व्यक्ति को लगता है कि परिस्थिति उसकी क्षमता से अधिक है तब तनाव उत्पन्न होता है। तो तीसरे में क्या होता है, लेन देन प्रतिरूप में कि तनाव व्यक्ति और वातावरण के बीच संबंध का परिणाम है। जब व्यक्ति को लगता है कि परिस्थिति उसकी क्षमता से अधिक है तब तनाव जो है उत्पन्न होने लगता है। इन प्रतिरूपों से स्पष्ट होता है कि तनाव केवल बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि व्यक्ति की सोच और प्रतिक्रिया से भी उत्पन्न होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा सामान्य अनुकूल संलक्षण GAS तथा तनाव के संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप की तुलना कीजिए। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी तुलना करते हैं। तो सबसे पहले जो कि गैस है और तथा संज्ञानात्मक मूल्यांकन दोनों प्रतिरूप दोनों तनाव को समझाने वाले महत्वपूर्ण मॉडल है। तो ये दोनों क्या करने वाले हैं, तनाव को समझाने वाले महत्वपूर्ण मॉडल है, लेकिन दोनों की दृष्टि अलग अलग है। तो पहला है हमारा गैस मॉडल हाथ सेलिए द्वारा दिया गया। ठीक, यह मॉडल बताता है कि तनाव आने पर शरीर जैविक रूप से कैसे प्रतिक्रिया करती है। तो ये जो मॉडल है ये क्या बताता है कि तनाव आने पर हमारा शरीर जो है जैविक रूप से कैसे प्रतिक्रिया करता है, जिसमें जो है 3 अवस्था होता है। पहला चेतावनी, जिसमें लोगों को पहले पता चलता है, वो मूल्यांकन करता है कि कैसा है वो। उसके बाद दूसरा प्रतिरोध, जिसमें व्यक्ति जो अपने तनाव है उससे लड़ने का प्रयास करता है। और तीसरा होता है थकावट, मतलब जब ज़्यादा हमें तनाव होता है तो हमारा शरीर बहुत ही बुरी तरह थक जाता है। यह मॉडल मुख्य रूप से शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। तो ये जो मॉडल है मुख्य रूप से किस पर आधारित है, शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए परीक्षा के समय हृदय गति बढ़ना और घबराहट होना। उसके बाद दूसरी ओर है हमारा संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप, जो किसके द्वारा दिया गया था, लार्जस के द्वारा दिया गया था। तो इसके अनुसार तनाव व्यक्ति की सोच और परिस्थिति के मूल्यांकन पर निर्भर करता है। तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप के अनुसार क्या होता है, तनाव व्यक्ति की सोच और परिस्थिति के मूल्यांकन पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति किसी स्थिति को चुनौती या खतरे के रूप में देखता है तब तनाव उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति कोई स्थिति को चुनौती या फिर खतरे के रूप में देखता है तब उस पर क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है।
यह मॉडल मानसिक प्रक्रिया पर अधिक ध्यान देता है। तो ये जो मॉडल है किस पर ध्यान देता है? ज़्यादा मानसिक प्रतिक्रिया पर। गैस मॉडल में सभी व्यक्तियों की शारीरिक प्रतिक्रिया लगभग समान मानी जाती है, जबकि संज्ञानात्मक मॉडल में अलग अलग व्यक्ति एक ही परिस्थिति को अलग तरीके से अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा को एक छात्र अवसर मान सकता है, जबकि दूसरा छात्र उसे डर के रूप में देख सकता है। तो अंततः हम ये देख सकते हैं कि गैस मॉडल शारीरिक प्रतिक्रियाओं को समझाता है। गैस मॉडल क्या करता है? शारीरिक प्रतिक्रियाओं को समझाता है, जबकि जो संज्ञानात्मक मूल्यांकन मॉडल है यह मानसिक सोच और धारणा को महत्व देता है। और ये जो दोनों मॉडल है ये तनाव को समझने में उपयोगी है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभाव का वर्णन करें। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे स्वास्थ्य पर जो है बेसिकली तनाव का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तनाव का व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो तनाव जो है बेसिकली क्या करता है? हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर एक गहरा प्रभाव पड़ाता है। थोड़ी मात्रा में तनाव लाभदायक हो सकता है, लेकिन अधिक तनाव हानिकारक हो सकता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे शारीरिक प्रभाव। अधिक तनाव से शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, थकान, नींद की समस्या, पाचन संबंधी रोग। तो तनाव के समय शरीर में हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे शरीर लगातार दबाव की स्थिति में रहता है। उसके बाद जो है मानसिक प्रभाव। तो तनाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इससे चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन, डर, एकाग्रता में कमी इत्यादि आते हैं। उसके बाद है व्यवहारिक प्रभाव। तनाव का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर भी पड़ता है। व्यक्ति गुस्सैल, निराश या सामाजिक रूप से अलग हो सकता है। कुछ लोग धूम्रपान या नशे की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सकारात्मक प्रभाव। कम मात्रा में तनाव व्यक्ति को मेहनत करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि अत्यधिक तनाव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए योग, ध्यान, व्यायाम और समय प्रबंधन जैसी तकनीकों द्वारा तनाव को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न जो है स्वास्थ्य, निष्पादन एवं उत्पादकता पर तनाव के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि स्वास्थ्य, निष्पादन एवं उत्पादकता पर तनाव के प्रभाव का वर्णन करना है हमें। तो तनाव व्यक्ति के स्वास्थ्य, कार्य निष्पादन और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। सीमित तनाव व्यक्ति को प्रेरित करता है, लेकिन अत्यधिक तनाव हानिकारक होता है। अधिक तनाव से शरीर और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, अनिद्रा, थकान, चिंता और अवसाद। लगातार तनाव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम कर देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे निष्पादन या परफॉर्मेंस पर जो हमारा प्रभाव पड़ता है तनाव का। सामान्य स्तर का तनाव व्यक्ति को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए परीक्षा का हल्का तनाव पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है, लेकिन अत्यधिक तनाव होने पर ध्यान में कमी हो जाती है, निर्णय लेने में कठिनाई आती है, भूलने की समस्या हो जाती है और जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम होते जाता है। तो ये सब देखा जाता है। इससे जो है हमारा जो वर्क परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद है हमारा उत्पादकता पर प्रभाव। तनाव सीधा प्रभाव कार्य क्षमता पर पड़ता है। तो तनाव का सीधा प्रभाव हमारे जो कार्य क्षमता है, जो हमारी कार्य करने की कैपेसिटी है उस पर पड़ता है। अधिक तनाव से व्यक्ति जल्दी थक जाता है और काम में रुचि कम हो जाती है। इससे कार्य की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों घटती है। कार्यस्थल पर तनाव बढ़ने से अनुपस्थिति, विवाद और कार्य असंतोष भी बढ़ता है। अतः संतुलन तनाव
संतुलित तनाव लाभदायक हो सकता है, लेकिन अत्यधिक तनाव स्वास्थ्य, प्रदर्शन और उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसलिए जो है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम अपने तनाव पर काबू पा सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, संबंधों पर तनाव के प्रभाव का वर्णन कीजिए तथा तनाव के नियामकों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो तनाव है हमारे रिलेशंस पे कैसा प्रभाव करता है और इसके जो तनाव के नियामक है उन्हें हमें पढ़ना है, उनके बारे में बताना है। तनाव का व्यक्ति के संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अधिक तनाव होने पर व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, जिससे परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के साथ संबंध प्रभावित होते हैं। तनाव के कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा, गुस्सैल और निराश हो सकता है। इससे आपसी झगड़े और गलतफहमियां बढ़ती है। कई बार व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और दूसरों से दूरी बनाने लगता है। तनाव के कारण संचार में कमी आती है, जिससे संबंध जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है। पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के संबंधों पर भी तनाव का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार्यस्थल पर तनाव से सहकर्मियों के साथ सहयोग कम हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तनाव के नियामक। तो मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है? तो वे कारक जो तनाव के प्रभाव को कम या अधिक करते हैं नियामक कहलाते हैं। तो ये नियामक क्या है? ये ऐसे है, मतलब जो तनाव के प्रभाव को कम या अधिक करता है, तो यही जो है यही कारक नियामक कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ हमारे नियामक दिए गए हैं। इसमें से पहला है हमारा सामाजिक समर्थन। परिवार और मित्र सहयोग तनाव कम कर सकता है। तो जब भी हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, अगर कोई हमारा बात समझता है या हम उससे अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो उससे हमारा मन हल्का हो जाता है और इससे जो तनाव है वो कम होता है। उसके बाद आगे है हमारा सकारात्मक सोच। आशावादी व्यक्ति तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। मतलब अगर कोई जो है जिसके पास एक अपना ही अलग गोल है और वो तनाव में है उस टाइम, तो वो उस अपना गोल को देखते हुए इस पे क्या कर सकता है, इसको संभाल सकता है कि नहीं, अगर मैं ऐसे रहूँगा तो मेरी काम कौन करेगा, ये सपना पूरा कैसे होगा। उसके बाद हमारा अगला आता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वासी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से करते हैं। उसके बाद है समस्या समाधान कौशल। समस्याओं का सही समाधान जो है तनाव को कम करता है। उसके बाद है स्वस्थ जीवन शैली। योग, व्यायाम और पर्याप्त नींद तमाम तनाव को घटाते हैं। तो एक्सरसाइज, योगा और जो एक हमारा पर्याप्त नींद है, जितना हमें सोना चाहिए इतना सोते हैं अगर, और हम लोग योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो उससे जो है हमारा स्ट्रेस कम होता है। अच्छे संबंध और सकारात्मक सोच तनाव को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। उसके बाद है अगला तनाव प्रवणता को परिभाषित कीजिए तथा इसके लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं पहले कि तनाव प्रवणता का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो तनाव की स्थिति में जल्दी प्रभावित होने की प्रकृति। मतलब तनाव प्रवणता का अर्थ है कि जब तनाव की स्थिति में हम लोग बहुत जल्दी उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, तनाव प्रवणता। कुछ व्यक्ति छोटी समस्याओं में भी अधिक तनाव अनुभव करते हैं, जबकि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। तो यही जो है क्या है, एक तनाव प्रवणता है। मतलब ये जो है हमारी जो उससे प्रभावित होने की, तनाव से प्रभावित होने की प्रवृत्ति को बताता है। उसके बाद तनाव प्रवणता के लिए कई कारक जो है जिम्मेदार होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा व्यक्तित्व प्रकार। तो टाइप ए व्यक्ति वाले लोग अधिक प्रतिस्पर्धी, अधीर और जल्दी गुस्सा होने वाले होते हैं, इसलिए वे अधिक तनाव महसूस करते हैं।
दूसरा है हमारा पूर्णतावाद। जो व्यक्ति हर कार्य को पूरी तरह सही करना चाहते हैं वे छोटी गलतियों पर भी तनाव महसूस करते हैं। उसके बाद है फिर नकारात्मक सोच। निराशावादी व्यक्ति समस्याओं को अधिक गंभीर मानते हैं, इससे तनाव बढ़ता है। अर्जित असहायता। बार बार असफल होने पर व्यक्ति स्वयं को असहाय मानने लगता है और तनाव बढ़ जाता है। सामाजिक समर्थन की कमी। परिवार और मित्रों का सहयोग न मिलने पर व्यक्ति अकेलापन और तनाव महसूस करता है। और फिर उसके बाद आता है हमारा स्वास्थ्य एवं जीवन शैली। नींद की कमी, असंतुलित भोजन और व्यायाम का अभाव भी तनाव को बढ़ाते हैं। अतः जो तनाव प्रवणता व्यक्ति की सोच, व्यक्तित्व और जीवन शैली से प्रभावित होता है। तो तनाव प्रवणता क्या होता है? व्यक्ति की सोच, व्यक्तित्व और जीवन शैली से प्रभावित होता है। सकारात्मक सोच और स्वस्थ आदतें तनाव को कम करती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है तनाव से निपटने की विभिन्न शैलियों का वर्णन करें। तो जो तनाव से निपटने के लिए हमारे पास जो शैली है उसके बारे में हमें बताना है। तो विभिन्न शैली, जैसे हम लोग कॉपिंग स्टाइल भी बोलते हैं। तो जो कॉपिंग का अर्थ है वो है तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यक्ति द्वारा अपनाए गए प्रयास। मतलब जब हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं और उस सिचुएशन में जब व्यक्ति उससे निपटने के लिए अपना प्रयास करता है तो उसी को हम लोग कॉपिंग बोलते हैं। हर व्यक्ति तनाव को अलग अलग तरीके से संभालता है। तो हर व्यक्ति जो अपना अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको और अपने माइंड के अकॉर्डिंग उसको संभालता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कॉपिंग शैलियाँ बोलते हैं। समस्या केंद्रित कॉपिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समस्या केंद्रित कॉपिंग क्या है। इसमें व्यक्ति समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है। तो समस्या केंद्रित में व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए परीक्षा में कम अंक आने पर छात्र अधिक मेहनत करना शुरू करता है। उसके बाद दूसरा है हमारा संवेग केंद्रित कॉपिंग, इमोशन फोकस्ड कॉपिंग। इसमें व्यक्ति अपने भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं लोग? इमोशन फोकस्ड कॉपिंग के अंतर्गत लोग जो अपनी फीलिंग्स है उसको कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, जैसे कि ध्यान, योग, संगीत सुनना आदि। उसके बाद अनुकूल कॉपिंग, एडेप्टिव कॉपिंग। यह सकारात्मक तरीका है जो तनाव को कम करने में मदद करता है। तो जैसा कि व्यायाम करना, समय प्रबंधन, दोस्तों से बात करना। उसके बाद आता है प्रतिकूल कॉपिंग। यह नकारात्मक तरीका है जो समस्या को और बढ़ा सकती है, जैसे गुस्सा करना, नशा करना, समस्या से भागना। उसके बाद आगे है हमारा परिहार कॉपिंग। इसमें व्यक्ति समस्या से बचने का प्रयास करता है। तो परिहार कॉपिंग में परिहार मतलब होता है अवॉइडेंस। तो अवॉइडेंस कॉपिंग में लोग क्या करते हैं? जो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं उससे बचने का प्रयास करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं। अच्छी कॉपिंग शैलियाँ व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और तनाव कम करने में सहायता करती है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है अनुकूल एवं प्रतिकूल कॉपिंग को समझाइए। तो इसमें हम लोग अनुकूल और प्रतिकूल जो कॉपिंग है उसको हमें बताना है। तो कॉपिंग का जैसे कि मतलब हमने देखा कि इसका अर्थ होता है जब व्यक्ति खुद से जो है अपना स्ट्रेस कम करने का ट्राई करता है। तो ये जो कॉपिंग है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। तो जो हमारे कॉपिंग है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? वो स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। तो अनुकूल कॉपिंग क्या है? यह तनाव से निपटने का सकारात्मक और स्वस्थ तरीका है। इसमें समस्या का समाधान होता है और मानसिक शांति मिलती है। तो एडेप्टिव कॉपिंग या फिर अनुकूल कॉपिंग में क्या होता है?
ये तनाव से निपटने का सकारात्मक और स्वस्थ तरीका होता है। इसमें समस्या का समाधान होता है और मानसिक शांति मिलता है। अब यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में दिए हुए हैं योग और ध्यान करना, व्यायाम करना, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच, परिवार और मित्रों से सहायता लेना। अनुकूल कॉपिंग व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। उसके बाद है प्रतिकूल कॉपिंग। यह तनाव से निपटने का नकारात्मक तरीका है। तो प्रतिकूल कॉपिंग क्या है? ये तनाव से निपटने का एक नकारात्मक तरीका जिससे तनाव कम नहीं होता बल्कि वो और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए धूम्रपान या नशा करना, समस्या से भागना, अत्यधिक गुस्सा करना, दूसरों से दूरी बनाना। प्रतिकूल कॉपिंग से व्यक्ति के संबंध, स्वास्थ्य और कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः व्यक्ति को तनाव प्रबंधन के लिए सकारात्मक और स्वस्थ कॉपिंग तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे। हम आगे और भी महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखेंगे और समझेंगे। और अगर ये आपको परचेज़ करना हो PDF तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप वहाँ से हमें कांटेक्ट करके डायरेक्ट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये PDF परचेज़ कर सकते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव प्रबंधन की तकनीकों के रूप में विश्राम तकनीक, ध्यान एवं माइंडफुलनेस का वर्णन कीजिए। तो इसमें हमें जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो तकनीक है, जैसे कि विश्राम तकनीक हो गया, ध्यान और माइंडफुलनेस, तो इन तीनों का जो हमें वर्णन करना है, इनके बारे में हमें बताना है। तनाव को नियंत्रित करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें विश्राम तकनीक, ध्यान और माइंडफुलनेस महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विश्राम तकनीक या रिलैक्सेशन टेक्निक। तो ये तकनीक शरीर और मन को शांत करने में सहायक होता है। तो विश्राम तकनीक क्या होता है? शरीर और मन को शांत करने के लिए सहायक होता है। इसमें तनाव, चिंता और थकान कम होता है। और जो मुख्य विश्राम तकनीकें हैं वो है गहरी सांस लेना, मांसपेशियों को ढीला छोड़ना, शांत संगीत सुनना। इनसे शरीर को आराम मिलता है और मानसिक तनाव कम होता है। उसके बाद आगे हमारा मेडिटेशन या फिर ध्यान। ध्यान एक मानसिक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है। तो ध्यान या मेडिटेशन क्या है? यह एक मानसिक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है। नियमित ध्यान करने से मन शांत रहता है और एकाग्रता जो है बढ़ता है। ध्यान से जो है चिंता कम होती है, सकारात्मक सोच बढ़ती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। उसके बाद आता है हमारा माइंडफुलनेस। तो इसका अर्थ क्या है? तो माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि जो हमारा प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, वर्तमान क्षण है, उस पर पूरा ध्यान देना। इसमें व्यक्ति बिना चिंता किए वर्तमान अनुभव को स्वीकार करता है। यह तकनीक व्यक्ति को तनावपूर्ण विचारों से दूर रखती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। तो माइंडफुलनेस क्या करता है? इसका मतलब होता है कि हम अपने जो हमारा प्रेजेंट टाइम है उस पर पूरा ध्यान दें। और इससे क्या होता है कि हम अपना जो चिंता होता है उससे बहुत दूर हो जाते हैं और जो हमारा प्रेजेंट टाइम पे उस पर फोकस करने लगते हैं, जो हमें एक मानसिक शांति भी प्रदान करती है। तो अतः ये सभी तकनीकें तनाव प्रबंधन में अत्यंत उपयोगी है। तो ये तीनों जो तकनीक है वो क्या क्या करता है? ये हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा तनाव प्रबंधन की तकनीकों के रूप में ध्यान एवं योग का वर्णन। तो यहाँ पे हमें ध्यान और योग का वर्णन करना है, वो कैसे हमारे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें हेल्पफुल है।
तो ध्यान और योग तनाव प्रबंधन की महत्वपूर्ण तकनीक है। ये व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। तो पहले हम मेडिटेशन देखते हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करता है। नियमित ध्यान करने से हमारा मानसिक तनाव कम होता है और इसके लाभ क्या होते हैं? मन शांत रहता है, चिंता और तनाव कम होती है, एकाग्रता बढ़ती है, सकारात्मक सोच विकसित होती है। तो ध्यान करने से व्यक्ति भावनात्मक रूप से मजबूत बनता है। उसके बाद आता है हमारा योगा। योगा शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने की प्राचीन भारतीय पद्धति है। तो योगा क्या है? योगा शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने की प्राचीन भारतीय पद्धति है। इसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान जो है शामिल है। योग के लाभ क्या क्या हैं? इससे शरीर स्वस्थ रहता है, रक्त संचार बेहतर होता है, तनाव और थकान कम होता है और जो हमारा आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। कुछ प्रमुख योगासन जैसे ताड़ासन, भुजंगासन और शवासन तनाव कम करने में सहायक है। अतः ध्यान और योग दोनों तनाव नियंत्रण के सरल, प्रभावी और प्राकृतिक उपाय हैं। उसके बाद अगला है हमारा समय प्रबंधन मैट्रिक्स तथा समय प्रबंधन की तकनीकों को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले जो हम ये देखेंगे कि जो हमारा टाइम है उसका अर्थ क्या है। तो समय प्रबंधन का अर्थ होता है समय का सही और प्रभावी उपयोग करना। टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? जो हमारा टाइम है उसका सही और एक प्रभावी उपयोग करना। अच्छा समय मैनेजमेंट व्यक्ति को तनाव कम करने और कार्य समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो एक अच्छा जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है वो हमें हमारे तनाव को कम करने और जो हमारे काम है उसे पूरा करने में बहुत सहायता करता है। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि समय प्रबंधन मैट्रिक्स, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। तो स्टीफन कोवी ने समय प्रबंधन को 4 भागों में बांटा है। तो जो स्टीफन कोवी है उन्होंने टाइम मैनेजमेंट को टोटल 4 भागों में क्या क्या है बांटा है। तो ये 4 भाग कौन कौन से? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जिसमें से सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्य जिन्हें तुरंत करना आवश्यक हो, जैसे कि परीक्षा की तैयारी। उसके बाद महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं, भविष्य के लिए उपयोगी कार्य, उदाहरण नियमित अध्ययन और व्यायाम। उसके बाद तीसरा है हमारा तात्कालिक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, ऐसे कार्य जो समय लेते हैं लेकिन अधिक उपयोगी नहीं होते, जैसे कि बार बार फ़ोन कॉल। और जो चौथा है वो है न तात्कालिक और न महत्वपूर्ण, समय नष्ट करने वाले कार्य, उदाहरण अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग। उसके बाद हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट की तकनीकें, जिसमें से पहला है कार्यों की प्राथमिकता तय करना, समय सारणी बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना, आलस से बचना, कार्यों को छोटे भागों में बांटना। अच्छा समय प्रबंधन व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ाता है और तनाव कम करता है। तो एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट क्या करता है? कोई पर्सन का जो वर्क करने का कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक विधि के रूप में समस्या समाधान को समझाइए तथा उसके चरणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक विधि का रूप में हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग को बताना है और उसके जो चरण है उसके बारे में हमें वर्णन करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तनाव प्रबंधन की एक प्रभावी विधि है। तो इसमें व्यक्ति समस्या को समझकर उसका उचित समाधान खोजता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में लोग क्या करते हैं कि इसमें समस्या जो है, प्रॉब्लम है, उसे समझकर उसका एक जो उचित समाधान है वो खोजते हैं। तो समस्या समाधान के जो चरण है, तो जिसमें पहला समस्या की पहचान की जाती है, उसके बाद उसका विश्लेषण, फिर उसका समाधान का जो विकल्प है उसको ढूंढना
और फिर उसमें से अच्छे समाधान का चयन करके फिर समाधान को लागू करना और अंत में परिणाम का मूल्यांकन करना। उदाहरण के लिए यदि छात्र पढ़ाई के तनाव से परेशान है तो वह समय सारणी बनाकर समस्या का समाधान कर सकता है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है पारस्परिक कौशल के रूप में आत्म जागरूकता, भावनात्मक बुद्धि एवं प्रभावी संचार को समझाइए। तो इसमें हमें पारस्परिक कौशल के रूप में आत्म जागरूकता, भावनात्मक बुद्धि और प्रभावी संचार को बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पारस्परिक या फिर इंटरपर्सनल स्किल क्या है। तो ये वो कौशल हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना पाते हैं। तो इन स्किल्स के हेल्प से लोग क्या करते हैं, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना पाते हैं। आत्म जागरूकता, भावनात्मक बुद्धि और प्रभावी संचार इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। इसमें से इसके पहले भाग जो है सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता, जिसका अर्थ होता है अपनी भावनाओं, क्षमताओं और कमजोरियों को समझना। आत्म जागरूक व्यक्ति अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है। उसके बाद है भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। यह अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता है। भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति तनाव और संघर्ष को आसानी से संभाल लेते हैं। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? इससे अच्छे संबंध बनते हैं, गुस्से पर नियंत्रण रहता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है। उसके बाद तीसरा है हमारा प्रभावी संचार या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट तथा सही तरीके से व्यक्त करना। तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है, जो अपने विचार और भावनाओं को स्पष्ट और सही तरीके से एक्सप्लेन करना या उसे व्यक्त करना। अच्छा संचार आपसी समझ को और सहयोग बढ़ाता है। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन हमारे आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाता है। अब हम आगे प्रभावी संचार के गुण देखेंगे, जिसमें से पहला गुण है स्पष्ट भाषा होती है, उसमें ध्यान से सुनते हैं लोग और एक सम्मानपूर्ण व्यवहार करते हैं। अतः ये सभी पारस्परिक कौशल व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद है हमारा एक शॉर्ट नोट्स, तो जिसमें हमें टॉपिक्स दिया हुआ है और इसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जिसे हम एक रिकैप भी बोल सकते हैं। जिसमें से पहला है हमारा टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। तो पहला क्या है हमारा समय प्रबंधन मैट्रिक्स। तो इसका अर्थ है समय का सही और प्रभावी उपयोग करना। स्टीफन कोवी ने समय प्रबंधन मैट्रिक्स दिया, जिसमें कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है। महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्य जैसे परीक्षा की तैयारी, उसके बाद महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं जैसे नियमित अध्ययन और व्यायाम। उसके बाद अगला है तात्कालिक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं जैसे अनावश्यक फ़ोन कॉल्स। उसके बाद दूसरा है न महत्वपूर्ण और न तात्कालिक जैसे अधिक सोशल मीडिया का उपयोग। अच्छा समय प्रबंधन व्यक्ति को तनाव कम करने और कार्य समय पर पूरा करने में सहायता करता है। इसके लिए समय सारणी बनाना, कार्यों की प्राथमिकता तय करना और आलस्य से बचना आवश्यक है। समय का सही उपयोग सफलता और मानसिक शांति दोनों प्रदान करता है। उसके बाद है हमारा अगला कॉपिंग स्टाइल। तो कॉपिंग का अर्थ होता है कि तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने का प्रयास। हर व्यक्ति तनाव को अलग अलग तरीके से संभालता है। कुछ लोग समस्या का समाधान खोजते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जो मुख्य कॉपिंग शैलियाँ हैं वो, जिसमें से पहला है समस्या केंद्रित कॉपिंग, संवेग केंद्रित कॉपिंग, अनुकूल कॉपिंग और प्रतिकूल कॉपिंग। तो समस्या केंद्रित कॉपिंग में जो व्यक्ति है वो समस्या का हल खोजता है। संवेग केंद्रित कॉपिंग में व्यक्ति अपनी भावनाओं को शांत करता है। अनुकूल
कॉपिंग सकारात्मक है और प्रतिकूल कॉपिंग नकारात्मक है। तो योग, ध्यान, व्यायाम और सकारात्मक सोच अच्छी कॉपिंग तकनीकें हैं। वहीं नशा करना या समस्या से भागना गलत कॉपिंग के उदाहरण हैं। अच्छी कॉपिंग शैली तनाव कम करने में सहायक होती है। उसके बाद अगला है हमारा स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव। तो हमारा हेल्थ पर स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है। तनाव का व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कम मात्रा में तनाव लाभदायक हो सकता है, लेकिन अधिक तनाव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शारीरिक रूप से तनाव के कारण सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, थकान, अनिद्रा और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक तनाव रहने पर हृदय रोग और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो सकती है। तो अंततः हम ये कह सकते हैं, यदि तनाव को नियंत्रित न किया जाए तो यह जीवन की गुणवत्ता को खराब कर सकता है। इसलिए योग, ध्यान, व्यायाम और समय प्रबंधन द्वारा तनाव को कम करना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद अगला है हमारा तनाव के मॉडल। तनाव को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए, जिसमें से जो प्रमुख मॉडल्स हैं वो है सामान्य अनुकूल संलक्षण, जिसे गैस भी कहा जा सकता है शॉर्ट में, और दूसरा हमारा संज्ञानात्मक मूल्यांकन मॉडल। गैस मॉडल हांससेलिए द्वारा दिया गया। इसके अनुसार तनाव के समय शरीर 3 अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें पहला है चेतावनी अवस्था, फिर प्रतिरोध अवस्था और फिर थकावट अवस्था। तो जो गैस मॉडल है वो कौन दिया था, हांससेलिए द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार जो तनाव के समय हमारे शरीर जो है 3 अवस्थाओं से गुजरता है। लंबे समय तक तनाव रहने पर शरीर कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद अगला है हमारा संज्ञानात्मक मूल्यांकन मॉडल। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये रिच लॉजरस द्वारा दिया गया। इसके अनुसार तनाव व्यक्ति की सोच और परिस्थिति के मूल्यांकन पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति किसी स्थिति को कठिन या खतरनाक मानता है तो तनाव उत्पन्न होता है। उसके बाद अगला है हमारा मेडिटेशन, योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक। तो मेडिटेशन, योग और जो विश्राम तकनीक है तनाव प्रबंधन के प्रभावी उपाय हैं। ये शरीर और मन दोनों को शांत रखने में सहायता करते हैं। तो पहला जो है हमारा ध्यान या फिर मेडिटेशन, इसमें व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है। इससे मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक सोच बढ़ती है। दूसरा है योग, शरीर और मन के संतुलन की प्राचीन भारतीय पद्धति है। योग के अंतर्गत आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है। नियमित योग करने से तनाव, थकान और चिंता कम होती है। उसके बाद है विश्राम तकनीक। इसमें गहरी सांस लेना, मांसपेशियों को ढीला छोड़ना और शांत वातावरण में बैठना शामिल है। ये तकनीकें शरीर को आराम देती है और मानसिक तनाव कम करती है। तो नियमित अभ्यास से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। उसके बाद अगला हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो समस्या समाधान तनाव प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें व्यक्ति समस्या को समझकर उसका उचित समाधान खोजता है। इससे तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में क्या होता है, इसमें व्यक्ति समस्या को समझकर उसका उचित समाधान खोजता है। इससे फिर क्या होता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है और जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। समस्या समाधान के मुख्य चरण हैं। तो इसके जो स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो वो है पहले समस्या की पहचान, उसके बाद उसका विश्लेषण, फिर समाधान का जो विकल्प है उसको ढूंढना, उसमें से जो अच्छा समाधान है उसका चयन करके और फिर समाधान को लागू करना और अंत में उसके परिणाम का मूल्यांकन करना। मतलब अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई के तनाव से परेशान है तो वह समय सारणी बनाकर और नियमित अध्ययन करके समस्या का समाधान कर सकता है। तो अगर कोई स्टूडेंट
स्ट्रेस में है अपना पढ़ाई को लेके, तो वो एक टाइम टेबल का रूटीन बनाकर और एक नियमित अध्ययन के साथ समस्या का क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है। यह तकनीक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का शांतिपूर्वक सामना करना सिखाती है। सही निर्णय लेने और समस्याओं को नियंत्रित करने में यह तकनीक बहुत उपयोगी है। उसके बाद हमारा आता है सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटरपर्सनल स्किल। तो ये क्या है हमारा सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल। तो सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ होता है अपनी भावनाओं, क्षमताओं और कमजोरियों को समझना। और फिर जो आत्म जागरूक व्यक्ति है अपने व्यवहार और भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा इंटरपर्सनल स्किल या फिर पारस्परिक कौशल। वे कौशल जिनकी सहायता से व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाता है। इनसे प्रभावी संचार, भावनात्मक बुद्धि और सहयोग की भावना शामिल है। भावनात्मक बुद्धि व्यक्ति को अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने में सहायता करती है। प्रभावी संचार, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से व्यक्ति अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाता है। ये कौशल अच्छे संबंध बनाने, तनाव कम करने और व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आत्म जागरूक या फिर सेल्फ अवेयरनेस और अच्छे संचार वाले व्यक्ति जीवन की समस्याओं का सामना अधिक आत्मविश्वास से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। तो ये जो हमारा लास्ट में हमने शॉर्ट नोट्स पढ़ा, ये हमारे जो पूरे क्वेश्चन का है एक रिकैप है, जिसमें हमने एक शॉर्ट तरीके में सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखा। तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पूरी आशा है कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि हम आपको इजी से इजी वे में सब कुछ पढ़ाएं और समझाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।